नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं अजय मिश्र। सख्त लॉकडाउन है कोविड के खिलाफ चीन में। दरअसल लगातार पिछले कुछ दिनों से चीन में रिकॉर्ड कोविड के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और वहां पर जीरो कोविड पॉलिसी है, उसको लेकर के लगातार लोग मुखर हो रहे हैं। विरोध और प्रदर्शनों का दौर लगातार तेज हो रहा है। आज भी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। चीन में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आम घटना नहीं है, खासतौर पर तब जबकि ये सरकार के खिलाफ हो। ऐसे में हमारे इस पड़ोसी देश से जो प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं वो बहुत ही असामान्य हैं। लोग गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग पुलिस से भी दो चार हो रहे हैं। चीन से आ रही इन तस्वीरों ने पूरे वैश्विक समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये देश जहां पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर मनाही है, वहां इतना बड़ा प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ। बीजिंग और शंघाई से अब वुहान से होता हुआ प्रदर्शन कैसे अब 10 से ज्यादा बड़े शहरों में फैल चुका है। आखिर लोगों को इतना गुस्सा क्यों है और इस घटना के बाद ये सब शुरू कैसे हुआ, इस पूरी घटना को हम समझेंगे और उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। प्रसार भारती के प्रतिनिधि बीजिंग में अंशुमान मिश्रा और डॉक्टर प्रलोक गुप्ता जो कि प्रोफेसर हैं IIFT नई दिल्ली में। इन दोनों ही मेहमानों के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको कि चीन में इस वक्त आखिर हो क्या रहा है और क्या वजह है कि चीन कोविड पर अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहा है और लगातार पीक कोविड के केसेस देश में आ रहे हैं। क्या कहीं पॉलिसी में खामी है या फिर ये जो विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई है वो चीन में एक नई शुरुआत है, कोविड के एक नई महामारी के एक नए दौर की, और क्या ये सख्त लॉकडाउन ऐसे ही जारी रहेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन में कोरोना एक बार फिर कोहराम मचाए हुए है। बावजूद इसके लोगों को कोरोना से कम सख्त लॉकडाउन से अधिक डर लग रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि लोग खुलेआम सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। चीन में कोरोना के मामलों में आते उछाल के साथ ही लोगों का गुस्सा भी उबाल मार रहा है। एक के बाद एक शहर विरोध प्रदर्शन की चपेट में आता चला जा रहा है। कई प्रांतों से हिंसा की खबरें भी आने लगी हैं। रविवार की रात सैकड़ों लोग शंघाई में जमा होकर सरकार से लॉकडाउन हटाने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारी चीन का राष्ट्रगान गा रहे थे। लोगों को रिहा करो, संगठित अपराध खत्म करो के नारे लगा रहे थे। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शन को कवर करने गए BBC के एक पत्रकार को भी निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि कैमरामैन एडवर्ड लॉरेंस को हिरासत में लिया गया और कई घंटों तक चीनी पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी की शिकायत के बाद चीन की सरकार ने पत्रकार पर ही आरोप मढ़कर खुद को बचाने की कोशिश की। हमारे हिसाब से BBC का बयान सही नहीं है। उस वक्त पत्रकार ने अपने पहचान को जाहिर नहीं किया था और अपना प्रेस कार्ड भी नहीं दिखाया था। शंघाई में सोमवार सुबह सड़क पर नीले रंग के बैरियर लगा दिए गए, जहां शनिवार और रविवार को बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक प्रदर्शनकारी फूल पकड़े हुए है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है। प्रदर्शन चीन के प्रमुख शहरों बीजिंग व शंघाई के बाद अब वुहान भी पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर चीन में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। चीन में सरकार विरोधी प्रदर्शन अब तक 5 बड़े शहरों चेंगडू, शियान, वुहान, बीजिंग, शंघाई तक पहुंच चुका है। चीन में बीते दिनों शिनजियांग की राजधानी उरुमकी स्थित एक इमारत में आग लग गई थी। इस घटना में 10 लोग जिंदा जल गए तो 9 लोग घायल हुए थे। लोगों का आरोप है कि कड़े लॉकडाउन के कारण समय पर मदद नहीं पहुंची, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इसके बाद कई विश्वविद्यालय के छात्र समेत बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोविड के खिलाफ विरोध है, लेकिन चीन की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ भी गुस्सा छुपा हुआ है। चीन में कड़े लॉकडाउन के खिलाफ जारी प्रदर्शन की आग लंदन और टोक्यो तक पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में चीनी दूतावास के बाहर लोग इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने मोमबत्ती जलाकर उरुमकी में हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी।
टोक्यो में भी लोग उरुमकी अग्निकांड के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन जल्द ही ये सभा चीन सरकार के विरोधी प्रदर्शन में तब्दील हो गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी से सत्ता छोड़ने की मांग की। चीन के प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए विदेशों में हो रहे विरोध से चीनी विदेश मंत्रालय ने अनभिज्ञता प्रकट की है। मुझे नहीं लगता कि आप जो कुछ कह रहे हैं ऐसा है। चीन में रहने को लेकर जताई जा रही चिंता बिल्कुल व्यर्थ है। जिनपिंग सरकार जीरो कोविड पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत लोगों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर महीनों से लाखों लोग घरों में कैद हैं, व्यापार चौपट हो रहा है, बंदिशों से लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। दरअसल इसके लिए वहाँ का अजीबोगरीब कानून है। कभी ट्रेन के चालक दल के एक सदस्य के किसी संक्रमित के संपर्क में आने से पूरी ट्रेन की जांच की जाती है और क्वारंटाइन कर दिया जाता है। कभी होटल में किसी एक मेहमान के संक्रमित होने से पूरे होटल को सील कर दिया जाता है। ऐसा ही इमारतों में रहने वाले आम नागरिकों के साथ भी किया जा रहा है। यानी यातनाओं का सिलसिला लंबा है, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। सबसे पहले विरोध राजधानी बीजिंग से शुरू हुआ। इसके बाद देखते देखते पश्चिमी शिंकियांग से लेकर मध्य चीन तक पहुंच गया। पिछले हफ्ते चीनी शहर जियोंगजू में दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रमिकों ने मार्च किया और पुलिस से भिड़ गए। आमतौर पर चीन जैसे देश में प्रदर्शन होते हैं तो सरकार इसे पश्चिम की साजिश बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जिनपिंग फंस गए हैं। यही कारण है कि वो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज तो कभी मिर्च स्प्रे का प्रयोग कर इसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। अंशुमान मिश्रा जो कि प्रसार भारती के प्रतिनिधि हैं बीजिंग में, साथ ही साथ डॉक्टर प्रलोक गुप्ता जो कि IFT दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अंशुमान जी, आपके पास ही पहले आते हैं। ये जो अभी हम देख रहे हैं प्रदर्शन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस वक्त क्या स्थिति है? पहले ग्राउंड पे जो अभी स्थिति है उसको हम समझना चाहते हैं आपके जरिए। अजय, जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये अभी का प्रोटेस्ट तो जो पिछले थर्सडे को, पिछले बृहस्पतिवार को उरुमची में, शिंजियांग के उरुमची शहर में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई थी और ऐसा लोगों का आरोप है वहां पे। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया, लेकिन लोगों का ऐसा आरोप है कि वो बिल्डिंग लॉकडाउन में थी और आग लगने के बाद वो लोग बाहर नहीं भाग पाए क्योंकि सारे उसके एग्जिट के रास्ते, बाहर जाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो इस प्रकार की घटना होने के बाद लोगों में एक आक्रोश की भावना जाग गई कि ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है और उसी के शोक जताने के लिए एक लोग एकत्र हुए थे शंघाई में। जहां एकत्र हुए तो उसका नाम था उरुमची लू, जिसको चाइनीज में बोलते हैं। तो वहां एकत्र हुए थे इसको शोक जताने के, लेकिन ये प्रतिरोध में धीरे धीरे बदल गया, लोग इकट्ठा होते गए और ये एंटी कोविड प्रोटेस्ट जो है, तो चीन की जीरो कोविड जो पॉलिसी है उसके विरोध के रूप में बदल गया और धीरे धीरे चीन के बहुत सारे शहरों में फैल गया, जिसमें कि बड़े शहर, छोटे शहर, तमाम विश्वविद्यालय, लगभग 4 दर्जन के आसपास विश्वविद्यालयों में छात्रों ने प्रतिरोध किया, क्योंकि हर किसी का जीवन जो है इस पॉलिसी से प्रभावित है। अजय, चाहे वो रोजगार की बात की जाए या फिर छोटे उद्यमियों की बात की जाए जिनका रोजगार चौपट हो गया, या फिर जो विश्वविद्यालयों से निकलने वाले जो नए छात्र हैं जो कि रोजगार की तलाश में, उनके लिए संभावनाएं अभी कम है और लगभग 20% के आसपास बेरोजगारी की दर बताई जा रही है। तो ये तो बात हुई जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी पिछले 2 साल से लगभग चीन में है। शुरू में इसके कुछ फायदे भी नजर आए थे, जब से ओमिक्रॉन आया तब से इसकी उपयोगिता कम होती नजर आ रही है। तो इसके लिए प्रतिरोध पहले भी इस साल पूरे 2022 में अगर बात करें तो कई जगहों पर पहले भी हो चुके हैं। जब गांसू प्रोविंस में एक बस जो है क्वारंटीन सेंटर को जा रही थी और पलट गई, जिसमें 22 लोग मारे गए। इस पे भी लोगों को बड़ा शोक था, बड़ा और बहुत ही शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई कि इस तरह की अनहोनी घटनाएं तो बिल्कुल ही
तो अंशुमन, है। वहां पर लॉकडाउन की स्थिति क्या है? जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पीक कोविड के केसेस की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है, पिछले कुछ दिनों से 30 से 40 हजार के केसेस वहां पर आ रहे हैं, तो लॉकडाउन की क्या स्थिति है? क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी तो यह कहती है कि कहीं भी एक भी केस मिले तो आप पूरे मोहल्ले या किसी यूनिट में जहां पे वो मिला है उसको आप बंद कर दीजिए। देखिए, तो जीरो कोविड पॉलिसी चीन की सरकार अभी भी फॉलो कर रही है, और शिन्हुआ उनकी आधिकारिक न्यूज एजेंसी, उसका एक बयान अभी अभी आया है 5 मिनट पहले। इसमें फिर से इस बात को दोहराया गया है कि चीन की सरकार और सारे जो अधिकारी हैं वो जीरो कोविड पॉलिसी का पालन करेंगे। भले ही इसमें थोड़े मोड़े तब्दीलियां की गई हैं और कुछ चीजों में इन्होंने बदलाव किए हैं, जैसे कि एक तो सिटी वाइड पूरे सिटी को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा जिस तरह शंघाई में किया गया था, क्योंकि उसके बहुत ही ज्यादा रिपरकशन हुए थे ओवरऑल इकोनॉमी पे, सप्लाई चेन्स पे, तो वो नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अगर केस आए हैं तो अभी अधिकारियों का ये प्रयास है कि उस बिल्डिंग को ही सील किया जाए रेदर देन पूरा कंपाउंड सील करने के। तो कुछ छोटी छोटी चीजें इन्होंने बदलाव करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में ऐसे कंपाउंड है जहां पे बिल्डिंग्स बंद हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि अनसर्टेनिटी, जैसे कि कोई बिल्डिंग अभी सील की गई है, वो फिर ओपन की गई 3-4 दिनों बाद जब वहां पे केस पॉजिटिव नहीं रहा, लेकिन शाम तक वो फिर से लॉकडाउन में चली जा सकती है, क्योंकि उसके बगल में कोई केस आ गया है, उसके किसी ऊपर के फ्लोर पे कोई केस आ गया है। तो इस प्रकार के जो रिपीटिंग लॉकडाउन है, इससे लोगों में बहुत ही ज्यादा क्षोभ है और लोग बहुत ही आक्रोश में हैं। एक चीज और हम समझना चाहेंगे, जिन वेरिएंट्स के जरिए ये नया दौर शुरू हुआ है कोविड के केसेस आने का, वो वेरिएंट्स कुछ और देशों में भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम ये समझना चाहेंगे कि वहां पर वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, इसको लेकर के उपचार कैसे किया जा रहा है, सरकार की क्या उम्मीद है, जो वहां की हेल्थ एजेंसी है कि कब तक कोविड के केसेस में कमी आने की उम्मीद है, और क्या इसका दुनिया के दूसरे देशों पर भी कुछ असर पड़ सकता है? क्या आकलन वहां से मतलब जमीन से क्या कुछ चीजें निकल रही हैं? देखिए, यहाँ के जो चाइनीज सीडीसी है और जो यहाँ के वैज्ञानिक है, उनका ये मानना है कि अभी का जो ये जो वेव है, ये जो अभी इस टाइम तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, ये अभी क्योंकि ठंड का मौसम भी यहाँ पे है और अभी आने वाले हफ्ते में ठंड और बढ़ेगी, तापमान लगभग 15-16 डिग्री और नीचे जाएगा। इसका मतलब है -10 -15 के आसपास जाएगा तापमान, और ऐसे में कोविड के केसेस और बढ़ेंगे। जहां तक वेरिएंट्स की बात है, BF7 वेरिएंट, BF5 वेरिएंट, ये सारे ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स हैं जो कि हाईली इन्फेक्शियस हैं, और चाइना की जो मास टेस्टिंग की नीति है, इसमें आसानी से ये निकल जा रहे हैं। इनका रजिस्ट्रेशन पीरियड बड़ा जल्दी है, तो अगर ये टेस्ट में नहीं भी आए तो भी कुछ दिनों में इनका असर दिख सकता है। हालांकि अधिकतर ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन चाइना के हिसाब से संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। तो ये चीज है, यहाँ पे लेथल नहीं है, डेथ की संख्या कम है, बाकी देशों में भी है, लेकिन बाकी देश जो कोविड वायरस के साथ रहना सीख चुके हैं, उस हिसाब से उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई हैं, उस हिसाब से वो उसको टैकल कर रहे हैं। लेकिन चीन में अगर भले ही वो असिम्प्टोमेटिक है और केस अगर पॉजिटिव आया है तो उसको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। जी तो जी बिल्कुल, आप मेरे साथ बने हुए अंशुमान जी। मेरे साथ डॉक्टर प्रलोक जी हैं। अब थोड़ा सा हम इसका जो इम्पैक्ट, लाइकली इम्पैक्ट पड़ सकता है, उस पर हम चर्चा करें। डॉक्टर प्रलोक, धन्यवाद। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो चीन की इकोनॉमी है उस पर मंदी का असर IMF के आंकड़ों में हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया। आपको क्या लगता है कि इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है? ये क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा दूसरे इकोनॉमीज में, या फिर ये चाइना तक ही सीमित रहने जा रहा है? नमस्कार अजय जी। देखिए, अभी जो चाइना में हो रहा है ये पहले थोड़ा सा अलग है। बाकी सभी देशों में इस तरह के प्रोटेस्ट, मास प्रोटेस्ट हम लोग सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, लेकिन चाइना में ऐसा होना अपने आप में एक अलग तरह की घटना है। तो ये एक संकेत है कि चाइना में आने वाले समय में एक अस्थिरता का दौर आने वाला है। अब इस अस्थिरता का दौर, और जो अभी तुरंत जैसे लॉकडाउन चल रहे हैं और ये सब चीजें चल रही हैं, तो इसके जो शॉर्ट टर्म भी इम्पैक्ट्स हैं और मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि जो चाइना में जो ऑयल की डिमांड है वो काफी ज्यादा है, वहाँ पर काफी सारी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर। तो चाइना में लॉकडाउन है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये इंडस्ट्रीज वहां पर बंद हो रही हैं अभी कुछ समय के लिए, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए बंद हो रही हैं।
तो जो ग्लोबल डिमांड है जो ऑयल की, कच्चे तेल की, वो कम हो रही है, उसके से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिर रही है, तो उसका सीधा सीधा फायदा भारत को भी हो रहा है और जो तेल से रिलेटेड कंपनियां उनको फायदा हो रहा है। इसीलिए आज आप देखें तो निफ्टी अपने सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। लेकिन ये एक सिर्फ जो शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो अभी भी जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, इवन भारत भी, वो काफी हद तक चाइना पर अपने जो कच्चे माल के लिए डिपेंडेंट है। तो अगर वहां से कच्चा माल नहीं मिलेगा तो हमारी इंडस्ट्रीज पर उसका फर्क पड़ना लाजमी है, देर सवेर वो फर्क आएगा। सप्लाई चेन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल में आती हुई दिखाई। अंशुमान जी आपसे समझेंगे कि उसका क्या कुछ असर पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, आप कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं सख्त लॉकडाउन से जो चीन में कोहराम है, उस पर चीन और वैश्विक अर्थव्यवस्था या फिर क्या दुनिया पर इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है, देखते रहिए चर्चा में। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आप सभी का। इन दिनों चीन में एक अजीब घटना हो रही है। विरोध प्रदर्शन के बीच सभी लोग खाली कागज की तख्तियां दिखा रहे हैं, उस पर कुछ लिखा नहीं है। विरोध करने का एक नया तरीका, लेकिन इसका असर जो है वो बहुत डीप रूटेड है। इकोनॉमी पर भी इसका असर है, ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका असर हो रहा है। अंशुमान मिश्रा प्रतिनिधि जो प्रसार भारती की बीजिंग में है, वो हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर प्रलोक गुप्ता IFT दिल्ली से। अंशुमान जी, अब बात आती है सप्लाई चेन पे। अपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा कि एप्पल के फैक्ट्री में कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या कुछ जमीन पर असर आपको दिखाई दे रहा है, और कौन सी ऐसी इकोनॉमीज हैं जहां पर लाइकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज शिफ्ट हो सकती हैं? अजय, जंगजू में जो ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, जो कि विश्व की सबसे बड़ी आईफोन असेंबलिंग फैक्ट्री है वहां पे, जो कि एप्पल को आईफोन बना के सप्लाई करती है। और जो इसका भी टॉप मॉडल है आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो, उस पूरे विश्व का लगभग 70% जो प्रोडक्शन है वो जंगजू फैक्ट्री से होता है। और पिछले एक महीने में हमने देखा 2 बार ये फैक्ट्री बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, प्रतिरोध के चलते, जीरो कोविड के प्रतिरोध के चलते, और दूसरे एक बेस पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट को लेके भी इश्यूज हुए हैं। अब दूसरी बार का जो इशू जो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो वो क्यों हुआ, वो ये समझने की जरूरत है कि जो पहली बार का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो लोग कोविड की वजह से छोड़ के उनके कर्मचारी चले गए, तो कंपनी ने दोबारा नए लोगों की भर्ती की, उनको ज्यादा पैसे देने की बात की, बोनस देने की बात की। लेकिन उसको पालन करने में कंपनी ने कुछ कुछ पीछे हटी, कुछ उसमें कंफ्यूजन थे, जिसकी वजह से वो कर्मचारी फिर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हजारों की संख्या में जो नए कर्मचारी थे वो छोड़ के चले गए। तो सीधी सी बात है, इसका असर उसके प्रोडक्शन पे पड़ा है, उसके सप्लाई चेन पे पड़ा है। और ये ग्राउंड पे जो आप स्टोर में देखें, वहां पे भी लोग सीधे, जो दुकानदार सीधे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आईफोन 14 की सप्लाई बाधित होने वाली है, क्योंकि पीछे से हमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अच्छा, ये हुई आईफोन की बात। सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो आपको शंघाई लॉकडाउन याद होगा, अप्रैल और मई के महीने में इसी साल, जब 2 महीने तक जो चाइना का फाइनेंशियल हब है वो बंद था, पोर्ट्स पूरे डिस्टर्ब थे, जो ट्रांसपोर्ट था, जो आर्टरीज पोर्ट के लिए, वो सारे डिस्टर्ब थे लॉकडाउन की वजह से। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था सप्लाई चेन में। इसकी वजह से ऑफकोर्स इसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज हैं चाइना में जो काम कर रहे हैं, स्पेशली यूरोपियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, ब्रिटेन की कंपनीज, उन लोगों के भी बिजनेस सेंटिमेंट्स काफी डाउन है अभी। और अगर मैं यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उनके बयानों को हवाला देते हुए, तो उन्होंने सीधे कहा है कि बहुत सारी कंपनियां अपने आगे के इन्वेस्टमेंट को रोकने पर विचार कर रही हैं। हालांकि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हैं उनको तुरंत तो बाहर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट चाइना से बाहर डेफिनेटली करने की सोच रहे हैं। और उनमें ऑफकोर्स इंडिया एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, जिसको कहा जाता है वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स।
जहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और हमने हाल में ही देखा है कि फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन और ऐसी कई सारी जो एप्पल के सप्लायर्स उन्होंने इंडिया में अपने फैक्ट्रीज लगाई हैं और उत्पादन शुरू किया है। अजय। डॉक्टर प्रलोग, ये अपॉर्चुनिटी भारत के लिए बड़ी थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत अब इसका अभी पूरी तरह से फायदा उठा नहीं पाया और आने वाले दिनों में और भी अपॉर्चुनिटीज चाइना से आएंगी जिसको टैप करने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी शुरुआत अलग अलग राज्यों में बड़े रिफॉर्म्स के साथ करनी होगी आप बड़े लेवल पर अगर कंपीट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी अगर हम देखें तो चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, वो निवेश को आकर्षित करने के लिए काफी ज्यादा कदम उठा रही हैं। अलग अलग राज्यों में जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो इंडिया, जैसे अभी अंशुमन जी भी बता रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट होने वाला उसके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। और सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी क्योंकि अगर सारे फैक्टर्स को आप देखें इंडिया में तो वो बाकी सारे जो देशों के मुकाबले काफ़ी ठीक है। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर अभी थोड़ा ज़्यादा है पर फिर भी अराउंड 7% के आसपास है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़े कम हुए थे बट फिर से वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो किसी भी एजेंसी के आप उठा के देख लें तो लगभग 7% के आसपास वो बता रहे हैं, जबकि बाकी सब जगह 1.5%, 3% इसके आसपास है। तो इन सभी दृष्टिकोण से भारत एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर हमें जरूर जो कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, पर्टिकुलरली जो आसियान कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम है, क्योंकि वहां पर जो निवेश के लिए माहौल होता है वो बहुत अच्छे से बनाया गया। वहां की सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए और उसकी वजह से काफी सारा इन्वेस्टमेंट वहां पर चला गया। उसका दूसरा एक कारण यह भी है कि वियतनाम के काफी सारे कंट्रीज के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, मुक्त व्यापार समझौते वो हैं। तो वियतनाम सभी का एक संदर्भ है तो उसका भी उसको फायदा होता है, इसलिए काफी सारा इन्वेस्टमेंट वहां चला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें जो इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला उसको भविष्य में अफेक्ट कर सकता है। अंशुमन जी, लास्ट वर्ड आपसे। ये जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है चाइना से, ग्राउंड रिपोर्ट आपको क्या लगता है कितने महीने तक या कितने समय तक ये गतिरोध जारी रह सकता है और पूरी दुनिया की निगाह इस चीज पे होगी? तो ग्राउंड रिपोर्ट में आप लोगों की क्या फीलिंग मिल रही है? अजय, यहाँ से जो भी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि ये स्थिति अभी बरकरार रहेगी। कम से कम जो वर्तमान जो अभी करंट वेव है केसेस की, इसको नॉर्मल होने में महीने लग जाएंगे। मुझे लग रहा है 1 से 2 महीने का समय लगेगा। और अगर वाइडर पर्सपेक्टिव की बात करें, जीरो कोविड पॉलिसी, तो अगर जीरो कोविड पॉलिसी तो अभी लंबा चलने की उम्मीद है। अगले साल में भी कम से कम 6 महीने तक इसका कोई टाइमलाइन नहीं दिया जा सकता। लेकिन सिग्नल जो चीन की सरकार से मिले हैं वो कोशिश करेंगे इसको ईज आउट करने की, लेकिन उसके पहले उनको अपनी तैयारियां मुकम्मल करनी है। जैसे कि हॉस्पिटल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ICU बेड्स हैं, इनको मजबूत करना है कि कोई भी इवेंचुअलिटी अगर वो केसेस बढ़े, डेथ्स बढ़े तो उसको हैंडल करने की तैयारी की जा सके। इसके अलावा इकोनॉमिक जो इनके अनाउंसमेंट्स हैं अभी स्टेट काउंसिल और दूसरे मंत्रालयों ने भी किया है, जिसमें कि प्रॉपर्टी सेक्टर को सपोर्ट करने की बात कही गई है और इसके अलावा छोटे व्यापारियों को भी सपोर्ट करने की बात की गई है। लेकिन उसको भी अमली जामा पहनाने में समय लगेगा। तो मुझे लगता है अभी ये स्थिति कुछ समय तक रहेगी चीन में। आपका बहुत धन्यवाद। तो स्टिमुलस पैकेज एक तरह से कह रहे हैं आप कि छिटपुट स्तर पर जो है इसको शुरुआत हो गई, लेकिन वो जमीन पर कब आएगा वो भी एक बड़ी मुश्किल की बात है। और अगर ऐसे 3, 4, 5, 6 महीने स्थिति जारी रही तो फिर IMF जैसी जो बड़ी एजेंसीज हैं शायद ग्लोबल ग्रोथ को लेके या फिर चीन के जो ग्रोथ को लेकर के अपने नए अनुमान जारी करने पर वो विवश हो जाएंगे। वैश्विक स्थिति पर भी हमारी निगाह रहेगी। आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। लेकिन पूरी दुनिया में इसका असर सप्लाई चेन डिसरप्शन के रूप में दिखाई दे सकता है। अगर चीन की इकॉनमी में मंदी आती है या फिर वहां पर स्लो डाउन होता है तो पूरी ग्लोबल इकॉनमी प्रभावित होती हुई नजर आ सकती है। भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? क्या भारत इसको अवसर के रूप में ले पाएगा? क्या उसका फायदा उठा पाएगा? या फिर सप्लाई साइड की वजह से कुछ हमारे सेक्टर्स भी प्रभावित होंगे, जैसा कि आज हमने मेटल सेक्टर में देखा, शेयरों में काफी बिकवाली हुई और वहां पर गिरावट देखी गई। इस पर हमारी निगाह रहेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे है न्यूज नाइट। देखते रहिए डी न्यूज। नमस्कार।
है।